कृतिका की शादी उसके दोस्त तुषार के साथ होने वाली होती है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी उत्सुक हूँ इस शादी के लिए। शादी के बाद सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा ना भाभी। हाँ रितिका, वो तो है। जहाँ तुषार और मैं एक एक घंटा मिलने के लिए इतना तड़पते थे, वही शादी के बाद हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, उसकी देखरेख करूंगी। अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। लेकिन शादी करके सिर्फ तुषार में ही मत उलझ बैठना। अपने ससुराल वालों का भी ध्यान रखना, क्योंकि वो सब भी होंगे वहां पर। हाँ भाभी, जरूर। रीति रिवाजों से कृतिका और तुषार की शादी हो जाती है। कृतिका के ससुराल में उसकी सास सरला, ससुर भूषण और ननद तानी रहती है। फिर शादी के पहले दिन, बहू, अरे ओ बहू। जी जी माँ जी। अरे बहू, सुबह के 8 बज चुके हैं, अब जल्दी से उठ जा। वैसे तो तुझे हर रोज 7 बजे ही उठना पड़ेगा, लेकिन आज तेरा पहला दिन है ना, इसलिए आज मैं तुझे कुछ बोल नहीं रही। अब चल, जल्दी से नहा धोकर पूजा कर ले और अपने कामों में लग जा। आज तेरी पहली रसोई की रस्म भी है ना। हाँ माँ जी, ठीक है। और माफ कीजिए माँ जी, लेकिन कल से मैं 7 बजे जरूर उठूंगी। फिर कृतिका जल्दी से तैयार हो जाती है और वो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में चली जाती है। ओ तेरी, मुझे तो ये मसाला भिंडी की सब्जी बनानी ही नहीं आती। अब मैं क्या करूं? अब तो इसमें बस यूट्यूब ही मेरी मदद कर सकता है, वही मेरी लाज रख सकता है। फिर कृतिका यूट्यूब पे देखकर मसाला भिंडी बनाती है। वो तरह तरह के पकवान बनाकर सबको परोसती है। भाभी, खाना बहुत ही अच्छा बना है। मैं तो ये हलवा टिफिन में भी लेकर जाऊंगी, ताकि मेरी कॉलेज की सहेलियां भी इसे खा सके। शुक्रिया तानी। अरे बहू, ये तूने किस प्रकार की भिंडी बनाई है? अरे मसाला भिंडी ऐसी बनती है क्या? क्यों पापा जी, क्या हुआ? आपको ये भिंडी अच्छी नहीं लगी क्या? अरे इसका स्वाद तो कुछ और ही है। अपने मन से ही कुछ भी बना दिया तुमने तो। देखो बहू, आज का एक दिन मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कल से नहीं। मुझे खाना एकदम सही से चाहिए। बता दो अपनी बहुरानी को सरला। जी, मैं उसे समझा दूंगी। कृतिका को भूषण की बात का बहुत बुरा लगता है और वो जाकर तुषार को बताती है। देखा ना तुमने तुषार, पापा जी ने मुझसे कैसे बात की। मेरे पहले दिन में ही उन्होंने मेरे खाने में कमियां निकाली। लेकिन तुम्हें तो वो सब्जी अच्छी लगी ना? अरे हाँ बाबा, मुझे वो सब्जी बहुत पसंद आई, लेकिन मसाला भिंडी पापा की पसंदीदा सब्जी है और वो उन्हें एकदम सही से बनी हुई चाहिए होती है, क्योंकि अगर वो सही नहीं बनती तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो हर किसी पर इसी तरह से गुस्सा करते हैं। लेकिन सच कहूं तो उनके गुस्से में भी प्यार ही छुपा होता है। वो बाहर से भले ही सख्त है, लेकिन अंदर से एकदम नरम है। फिर भी तुषार, मुझे उनकी बातों का बहुत बुरा लगा। ओफो कृतिका, अब जाने भी दो ना। चलो, अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। मुझे देर हो रही है। तुमने मेरा टिफिन तो पैक करके रख दिया ना? हाँ तुषार, रख दिया मैंने। चलो अच्छा है, अब मैं निकलता हूँ। बाय। इतना कहकर तुषार वहां से चला जाता है। शादी से पहले अगर मैं छोटी सी बात के लिए भी रूठ जाती तो तुषार मुझे मनाने चला आता, लेकिन आज शादी के बाद एक दिन में ही तुषार के स्वभाव में इतना बदलाव आ गया है। कृतिका का मूड अब ऑफ हो चुका था। तभी उसे उसकी प्रिया भाभी का फोन आता है। हाय कृतिका, कैसा है तुम्हारा ससुराल? सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हें तो बहुत मजा भी आ रहा होगा। अब भाभी को मैं क्या बताऊं, और आधे घंटे में मेरा मूड ऑफ होता जा रहा है। हेलो कृतिका, तुम हो ना कॉल पर? हाँ भाभी, सब ठीक है यहाँ पर और मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छी बात है कि तुम पहले दिन में ही इतनी घुल मिल गई। मुझे उसी बात की चिंता थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। अरे नहीं भाभी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, यहाँ पर सब ठीक है।
अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे माँ जी बुला रही है। अरे हाँ, कोई बात नहीं, काम खत्म करके कॉल करना और अपना ध्यान रखना। जी भाभी। दोपहर में जब कृतिका को बाहर जाना होता है तभी वो कुर्ती पहन लेती है और तभी सरला उसे रोक लेती है। अरे रुक जा बहू। क्या हुआ माँ जी? जब भी कोई बाहर जाने वाला होता है तब उसे नहीं टोकते, तो फिर आपने मुझे क्यों टोका माँ जी? अरे बहू, तू ये कुर्ती पहनकर बाहर क्यों जा रही है अभी? भूल गई क्या? अब तेरी शादी हो चुकी है। पर माँ जी, मुझे कोई परवर नहीं सुनना है। अरे तू एक नई नवेली दुल्हन है, शादी को ठीक से एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तू कुर्ती पहनकर बाहर निकल रही है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है माँ जी? अरे नहीं बहू, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक नई नवेली दुल्हन जैसे 1.25 महीने तक शादी का चूड़ा पहनकर रखती है, वैसे ही उसे अपना साज श्रृंगार भी पहने रखना होता है। और इसीलिए कह रही हूँ कि 1.25 महीने के बाद ही तू ये सब पहन ले। लेकिन अभी घर में 4 लोग आएंगे, तो वो लोग क्या सोचेंगे? नई बहू साड़ी छोड़कर ये कुर्ती वगैरह पहन रही है, ये सब शोभा नहीं देता बहू। तो अब मैं क्या करूं माँ जी? अब मैं क्या करूं से क्या मतलब? अब जा और जाकर साड़ी पहन ले और साड़ी पहनकर ही घर से बाहर निकल। और हाँ, जल्दी आना, ज्यादा घूमते फिरते मत बैठना। ठीक है माँ जी। कृतिका को बहुत गुस्सा आता है और वो कुर्ती निकालकर साड़ी पहन लेती है। मैंने थोड़ी ना कोई जींस टॉप पहना था, बस कुर्ती ही तो पहनी थी। उसमें भी माँ जी को तकलीफ हो रही थी। ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी स्कूल में आई हूँ और ये लोग मेरे सास ससुर नहीं बल्कि स्कूल टीचर हैं। ससुराल के पहले दिन ही हर गुजरते घंटे के साथ साथ कृतिका का गुस्सा और उदासी बढ़ती ही जाती है और वो दिन भर तुषार के कॉल का इंतजार करती है। इसे तो मैं 4 बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन इसने अभी तक ना तो मेरा कॉल देखा है ना ही कोई मैसेज। वैसे तो शादी के पहले वो 50 बार कॉल और मैसेजेस करता था, फिर चाहे वो ऑफिस में हो या कहीं और हो। लेकिन आज शादी के बाद पहले दिन में ही मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। सबका रवैया मेरे लिए कितना अलग है। कहीं मैंने ये शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम में जब तानी कॉलेज से घर आती है तब वो अपनी माँ से बातचीत करने लग जाती है। आपको पता है माँ, आज लिपिका हमें अपनी काठमांडू के ट्रिप की तस्वीरें दिखा रही थी और वो देखकर मुझे भी बहुत मन कर रहा था कि हम लोग भी नेपाल जाए। पापा और भैया से बोलो ना कि वो हमें कहीं घुमाने लेकर जाए। अरे हाँ बेटा, मैं उन्हें बोल दूंगी। अरे वाह, काठमांडू! मैं वहां पर घूमकर आई हूँ तानी। वो जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और माँ, आप ना बस बातें मत बना और मेरी बात पर अच्छे से गौर फरमा। मैं कोई हवे में बातें नहीं बना रही हूँ। कॉलेज ट्रिप पर तो आप और पापा मुझे जाने भी नहीं देते। कम से कम परिवार के साथ तो कहीं घुमा कर लेकर आओ। अरे हाँ तानी, मैं तेरी बात समझ गई और इस बारे में मैं तेरे पापा और भैया से जरूर बात करूंगी। ये देखो, ये रहे मेरे काठमांडू के ट्रिप फोटोज। देखो, क्या बात है भाभी, आपकी फोटोज तो बहुत अच्छी आई है। कृतिका उनको अपने फोटोज दिखा रही होती है कि उतने में तानी को कॉल आता है और वो अपनी भाभी को इग्नोर करते हुए वहां से दूर चली जाती है, जिससे कृतिका को वापस बुरा लगता है। फिर रात में, सॉरी भाभी, वो शाम में मुझे एक सहेली का कॉल आ गया था, इसीलिए मैं बातों बातों में फिर से आपके पास आना भूल ही गई। कोई बात नहीं तानी, वैसे तुम इतनी रात गई कहाँ जा रही हो? खाना भी हो गया है। वो मेरी सहेली है ना लिपिका, हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। क्या बात है तानी, चलो मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा सारा काम भी खत्म हो गया है और वैसे भी मुझे यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहा है। ठीक है भाभी, चलिए। फिर कृतिका तानी और लिपिका के साथ आइसक्रीम खाने चली जाती है, लेकिन वहां पर
तानी और लिपिका ही एक दूसरे के साथ गप्पे मारती है और कृतिका एक साइड में अकेली पड़ जाती है। सच कहते हैं लोग, ननंद भी कोई काम की नहीं होती। तानी ने तो मुझे शाम में भी इग्नोर किया और अब भी वो वही कर रही है, अपनी सहेली में ही घुसी पड़ी है। उसे तो याद भी नहीं कि यहाँ पर मैं भी हूँ। फिर बाद में घर जाने के बाद तुषार कमरे में बैठकर लैपटॉप पर अपना बचा हुआ काम कर रहा होता है। अरे कृतिका, आ गई तुम? मैंने सुना दोनों ननद भाभी आइसक्रीम डेट पर गई हो। तुम तो मुझसे बात ही मत करो तुषार, मेरा दिमाग पहले से ही काफी गर्म हो चुका है। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? दिन में मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस और कॉल किए थे, लेकिन तुमने मुझे एक का भी जवाब नहीं दिया। अरे तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या? ये सब तुम क्या बोल रही हो कृतिका? ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा ही है तुषार। अरे नहीं यार, आज वाकई में ऑफिस में मुझे बहुत काम था, बैक टू बैक मीटिंग्स थी, इसलिए मुझे फोन देखने का भी समय नहीं मिला। कल का दिन भी मेरा ऐसा ही जाएगा, इसीलिए कल की आधी तैयारी मैं अभी कर रहा हूँ। तुम तो बस अपने काम पर ही ध्यान दो। मेरी तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है और अच्छा ही हुआ जो ससुराल के एक दिन में ही मुझे सबके असली चेहरे दिख गए। अरे कृतिका, ये तुम क्या बात कर रही हो? मेरी पूरी बात तो सुनो। कृतिका तुषार की एक भी नहीं सुनती और वो कंबल ओढ़कर सो जाती है। फिर अगली सुबह वो अपने मायके चली जाती है, जहाँ पर उसे देखकर उसकी भाभी हैरान रह जाती है। कृतिका तुम? भाभी, माँ और भैया कहाँ पर हैं? वो दोनों तो किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भाभी, मुझे उस घर में नहीं रहना है, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं भाभी। क्या? अरे ये तुम क्या कह रही हो कृतिका? और एक दिन में ऐसा क्या हो गया? मैं कुछ नहीं जानती भाभी, लेकिन मुझे इस ससुराल वगैरह की झंझट चाहिए ही नहीं। बेवजह शादी कर ली मैंने, तो गलती कर दी और फंस गई इस शादी में। देखो कृतिका, अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखो और तुम पहले बैठ जाओ। फिर आराम से बैठकर कृतिका अपनी भाभी को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर प्रिया आश्चर्यचकित रह जाती है। बस इतनी सी बात, इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो कृतिका? भाभी, ये कोई इतनी सी बात नहीं है। देखो कृतिका, एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में तुमने ये कैसे तय कर लिया कि वो लोग बुरे हैं? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आपको पता नहीं भाभी, लेकिन वो लोग सच में बुरे हैं। नहीं कृतिका, देखो, जब तुम सुबह उठी थी तब तुम्हारी सास ने तुम्हें डांटा नहीं, बल्कि ये कहा कि आज का दिन लेट हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल से 7 बजे उठना। अब ससुराल तो बहू ही संभालती है, और अगर बहू ही देर से उठेगी तो कैसे होगा? 7 बजे तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। और अगर यहाँ पर कोई दूसरी सास होती तो वो तो तुम्हें पहले दिन ही डांट देती, लेकिन सरला काकी ने वैसा नहीं किया। उन्होंने तुम्हें प्यार से बताया। और पापा जी का क्या? उन्होंने तो मेरे खाने की कितनी बुराई की। जाहिर सी बात है कृतिका, हर परिवार में कोई ना कोई सख्त व्यक्ति होता ही है। और वैसे भी नंदोई जी ने भी तो तुम्हें कहा था ना कि भूषण काका बाहर से सख्त और अंदर से नरम है, और वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ ऐसे ही पेश आते हैं। वो तो है। और रही बात कुर्ती पहनने पर डांटने की, तो सरला काकी ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुम हमेशा के लिए साड़ी ही पहनो। उन्होंने तो बस तुम्हें 1.25 महीने के लिए कहा है। वैसे मुझे तुम्हारी आवाज से ही लगा था कि कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो मैं भी क्या करती भाभी? देखो कृतिका, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने चीजों को बस गलत पहलू से देखा, अच्छे पहलू से नहीं, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। तुमने ये बिल्कुल नहीं देखा कि नंदोई जी वाकई में व्यस्त थे, इसीलिए वो तुम्हें मैसेज या कॉल बैक नहीं कर पाए। और रही बात तुम्हारी ननद तानी की, तो उसके साथ क्या? लेकिन तुम किसी के भी साथ इतनी जल्दी इतना अच्छा रिश्ता नहीं बना पाओगी। हर एक चीज को होने के लिए वक्त लगेगा,
और तुमने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रखी। शायद आप सही कह रही हो भाभी। देखो कृतिका, जब मैं भी यहाँ पर आई थी तो मुझे भी घुलने मिलने में काफी समय लगा था, लेकिन थोड़े दिनों बाद सब ठीक हो गया और तुमने यहाँ पर एक दिन में ही अपने ससुराल को बुरा घोषित कर दिया। तुम किसी को नहीं बदल सकती, इसीलिए सबके साथ प्यार और खुशी से रहो और उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाओ। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, इसीलिए जाओ और जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। शुक्रिया भाभी, आपकी बातें सुनकर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत थी, लेकिन अब मैं आपकी बातें ध्यान में रखूंगी और सबके साथ प्यार से रहूंगी। फिर कृतिका वापस अपने ससुराल चली जाती है और सबके साथ प्यार से रहकर थोड़े ही दिन में वो घुल मिल जाती है। शगुन अपनी सास रत्ना, ससुर मुकुंद और पति दीप के साथ रहती है और उसके ननद माही अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में ही रहती है। गर्मियों के मौसम के साथ साथ अब आमरस का सीजन भी आ चुका था। ऐसे में एक दिन घर पर आमरस बनाया जाता है। वाव, आमरस और पूरी, इसके स्वाद को तो कोई डिश मात ही नहीं दे सकती माँ। सच में जस्ट अमेजिंग। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। आमरस की तो बात ही कुछ और है। माँ जी, अब मैं भी ले लूं क्या खाने के लिए? देख बहू, तुझे लेना है तो तू ले सकती है, लेकिन थोड़ा सा ही ले ले। वो क्या है ना, हम तो बाद में भी बनाकर दिन में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन मुकुंद जी और दीप को कौन देगा? इसीलिए हमें उनके लिए ज्यादा रखना होगा। और तू भी एक कटोरी ही खा सकती है। मुझे भी देख, मैंने भी तो आमरस एक कटोरी ही खाया है। ठीक है माँ जी, जैसा आपको हो। रत्ना की बात मानकर शगुन दीप और मुकुंद को ज्यादा आमरस देती है और वो बेचारी कम खाती है। फिर रात होने पर वो हॉल में मच्छर की कॉइल लेने उठती है। तभी रत्ना और मुकुंद के कमरे की लाइट चालू रहती है और वो उनके कमरे के बाहर चली जाती है। आहा, मजा ही आ गया। मैं तो साल भर इंतजार करती हूँ कि कब गर्मी का सीजन आए और कब मेरे पेट में आमरस जाए। तुम तो बहुत ही चालाक हो रत्ना। बहू के सामने एकदम भोली बनकर कह रही थी कि हम दोनों को थोड़ा ही खाना है आमरस, लेकिन अब यहाँ पर फ्रिज में रखा हुआ आमरस कितने मजे से खा रही हो। हाँ तो वो इस घर की बहू है, इतना भी लाड़ प्यार करना सही नहीं है उसके लिए। अरे एक कटोरी दिया ना, उतना ही बस है। और मैं तो अपने लिए आमरस ऐसे ही छुपाया करूंगी और यहाँ के इस छोटे से फ्रिज में छुपा कर बाद में आराम से खाऊंगी। चलो, ये भी ठीक है। अपनी सास की ये बातें सुनकर शगुन बहुत हैरान रह जाती है। इसका मतलब माँ जी ने मुझसे झूठ कहा और अब वो छुप छुप कर आमरस खा रही है। शी, कितनी निर्दयी है ये। फिर अगले दिन शगुन की ननद माही एक हफ्ते के लिए कॉलेज की छुट्टियां के चलते घर पर रहने आती। तभी रत्ना उसे रोज ढेर सारा आमरस बनाकर खिलाती है और जब वो जा रही होती है तभी उसे बाहर की बाहर 2 डब्बे बनाकर आमरस देती है। अरे माँ, इन डब्बों में क्या है? अरे डोबी, इन डब्बों में आमरस है, आमरस। जा मजे कर, पर हाँ, अपनी भाभी को पता मत चलने देना, वरना उगल देगी फोन पर बात बात में। ठीक है माँ, और थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, वेलकम वेलकम। फिर रत्ना बचा हुआ सारा आमरस अपने कमरे के फ्रिज में छुपा देती है और ये सब शगुन देख लेती है। फिर बाद में उसके कमरे में जब सफाई करने आती है तभी वो जानबूझकर पूछती है, अरे माँ जी, ये कपड़ा यहाँ पर कहाँ से आया है? कुछ ढका है क्या आपने? क्या है इस कपड़े के नीचे? हाय हाय, अगर इस चुड़ैल ने मेरे मिनी फ्रिज को देख लिया तो घर में आफत आ जाएगी, क्योंकि इस फ्रिज में तो मैंने आमरस छुपा कर रखा है। अरे
क्या हुआ माँ जी? आप चुप क्यों है? अच्छा ठीक है, मैं ही देख लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, उसे मत देखना। ये संदूक है, इसमें मैंने कुछ कीमती चीजें रखी है जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती। संदूक? लेकिन आपके पास तो कोई संदूक नहीं था माँ जी। हाँ तो मैंने स्टोर रूम में रखा था बहू, इसीलिए तुझे उसके बारे में नहीं पता। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है माँ जी, मैं आपकी निजी चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी और ये कपड़ा भी नहीं हटाऊंगी, जैसी आपकी मर्जी। फिर शगुन वहां से चली जाती है। फिर रात में जब रत्ना और मुकुंद खाना खाकर वॉक करने जाते हैं, तभी शगुन रत्ना के कमरे में जाती है। रात में मेरे सोने के बाद ये लोग फिर से आमरस खाएंगे। आखिर मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? इन्हें नहीं पता कि मैं किस खेत की मूली हूँ। मुझे बस एक कटोरी आमरस देकर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया है, इसीलिए अब मैं आमरस का प्रतिशोध तो लेकर ही रहूंगी। फिर शगुन रत्ना के मिनी फ्रिज में रखा हुआ सारा आमरस एक दूसरे बर्तन में निकाल देती है और टेरेस पर जाकर चुपके से फटाफट गटक लेती है। फिर जब वह सो जाती है, तब रत्ना, मुकुंद और दीप आमरस खाने के लिए उठ जाते हैं। अरे क्या हुआ माँ? अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, जल्दी से निकालो ना आमरस। शगुन भी घोड़े बेचकर सो रही है, यही सही मौका है। हाँ रत्ना, जल्दी निकालो। लेकिन रत्ना जब फ्रिज खोलती है, तब बर्तन में आमरस होता ही नहीं। अरे ये क्या? मेरे खुफिया फ्रिज में से आमरस कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं पर रखा था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? अरे भुक्कड़ औरत, कहीं तुमने ही तो नहीं खा लिया ना सारा आमरस? क्योंकि तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, एक नंबर की भुक्कड़ हो तुम। नहीं जी, मैंने कोई आमरस नहीं खाया, आपके टकले की कसम। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सच में नहीं जानती कि आमरस कहाँ पर चला गया। तो क्या आमरस के बर्तन को पैर आ गए थे क्या माँ, जो वो खुद चला गया? और आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सारे मुड़ के बैंड बजा दिया आपने। उतने में वहां पर शगुन आती है। फिर रत्ना फटाफट से अपने छोटे से फ्रिज को कपड़े से ढक देती है ताकि शगुन उसे ना देख पाए। अरे आप लोग यहाँ पर, वो भी इतनी रात को? क्या हुआ है? कोई लफड़ा हो गया है क्या? मुझे भी बताइए। अरे नहीं शगुन, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोलो। अरे बहू, दीप ने एक बुरा सपना देखा, इसीलिए वो डरकर हमारे पास आ गया। हाँ शगुन। बेचारा मेरा बेटा। अरे इस भूतनी के साथ वो भूतिया फिल्में मत देखा कर, तेरे ही कारण इसे इतने डरावने सपने आ रहे हैं बहू। माँ जी, आपका बेटा कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, और इसे अगर डरावनी फिल्मों से इतना ही डर लगता है तो फिर ये मेरे साथ ऐसी फिल्में देखता ही क्यों है? अरे रहने दो शगुन, मैं ठीक हूँ। चलो सो जाते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ बेटा, सो जाओ। इस तरह से शगुन सबके मूड को खराब करके अपने प्रतिशोध का पहला वार पूरा कर लेती है और वो मन ही मन खूब हंसती है। फिर एक दिन जब शगुन की माँ अनुराधा घर पर आने वाली होती है, तभी रत्ना पहले से ही आम की लाई हुई पेटी स्टोर रूम में छुपा देती है। आज तो वो अनुराधा आ रही है और मेरी नालायक बहू उसे ढेर सारा आमरस देगी, इसीलिए मुझे इस आम की पेटी को यहीं पर छुपाना होगा। लेकिन शगुन दूर से ही रत्ना को स्टोर रूम से आते हुए देख लेती है। अरे माँ जी तो कभी स्टोर रूम में नहीं जाती, फिर आज अचानक से कैसे चली गई? लगता है दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। मुझे एक बार स्टोर रूम में जाकर देखना ही पड़ेगा। फिर शगुन स्टोर रूम में जाती है
तभी वहां पर उसे आम की पेटी दिखाई देती है और वो रत्ना की सारी चाल समझ जाती है। अच्छा, तो अब मैं समझी। आज मेरी माँ आने वाली है ना, इसीलिए माँ जी ने इस आम की पेटी को यहाँ पर लाकर छुपाया है। माँ जी, अगर आप शानी हो ना, तो मैं देर शानी हूँ। आपको जितने शिकंजे कसने हैं कसते रहिए, क्योंकि मैं भी अब अपना बदला लेने पर उतर आई हूँ। शगुन अपनी माँ को आमरस तो नहीं दे पाती, लेकिन बाद में वो अपनी माँ को जाते समय चुपके से वो आम की पेटी थमा देती है। अरे शगुन बिटिया, ये आम की पेटी तू मुझे क्यों दे रही है? ये आम तो तू ही रख ले बेटा। नहीं माँ, आप ही इसे लेकर जाओ और जितना कह रही हो उतना करो। और हाँ, मैं कल घर पर आऊंगी, तब आप मुझे ढेर सारा स्वादिष्ट आमरस और गर्मा गर्म पूरियां देना। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। फिर बाद में जब रत्ना स्टोर रूम में जाती है, तभी आम की पेटी को गायब देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर वो ये बात मुकुंद और दीप को बताती है। क्या? लेकिन ये आमरस चोर कौन हो सकता है माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हमें और भी सावधानी बरतनी होगी। हाँ मुकुंद जी, अब मैं आमरस और आम को ऐसे जगह पर छुपाऊंगी कि उस चोर को भनक भी नहीं पड़ेगी। जरूर कोई गली का नालायक लड़का होगा जो वो आम की चोरी कर रहा होगा। शगुन चुपके से इनकी सारी बातें सुनकर पेट दबा दबा कर हंसती है। बेचारे मेरे घर वाले, इन्हें तो खबर भी नहीं है कि वो चोर नहीं चोरनी है, और वो चोरनी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब ऐसे ही आमरस को छुपाने और चुराने का सिलसिला जारी रहता है। और एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता, तब शगुन फटाफट से अपने लिए आमरस बनाकर खाने लगती है। और तभी वहां पर मुकुंद, रत्ना और दीप आ जाते हैं। अरे ये क्या? तू तो आमरस खा रही है, लेकिन तेरे पास आम कहाँ से आए? कहाँ से आए मतलब? अरे मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता शगुन, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए ही नहीं है। बहू, झूठ मत बोलो, ये तुमने बहुत गलत किया है। ये देखो, ये पेटी वही है जो मैंने और दीप ने मार्केट से लाई थी। इसका मतलब वो चोर और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। क्या? बहू ने आमरस चुराया? बहू, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? माँ जी, आप ज्यादा आवाज मत चढ़ाइए। और जब मेरा भांडा फूट ही गया है, तो मैं कोई ड्रामा नहीं करूंगी। हाँ, मैंने ही आम चुराए हैं। वो बोलिए, क्या करेंगे आप लोग? शगुन, ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? देखो दीप, मैंने ये गिरी हुई हरकत इसीलिए की है क्योंकि आप लोग तो पहले से ही गिरे हुए हो, क्योंकि आप लोगों ने ही आम और अमृत छुपाने का सिलसिला शुरू किया है। क्यों? क्या दिक्कत थी? अरे खुद तो बराबर ठूसते थे चुप चुप कर, और मुझे तो बस एक कटोरी ही देते थे। आखिर क्यों करते थे मेरे साथ इतना भेदभाव? क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, इसीलिए ना। बहू, ज्यादा अपनी जबान मत चला। आज तो मैं बोलकर ही रहूंगी माँ जी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और ये घर मेरा भी है, और यहाँ की सारी चीजों पर मेरा उतना ही हक है जितना कि आप लोगों का है। अरे आपने तो अपनी बेटी को कितना सारा आमरस दिया है, लेकिन मुझे क्या दिया है? अरे आपने तो मेरी माँ आने से पहले सारे आम स्टोर रूम में रख दिए थे। ये सब क्यों किया माँ जी आपने? अरे कितनी गिरी हुई सोच है आपकी। सारी मेहनत मैं करूं और उसका फल आप लोग खाएं। वाह! शगुन की बातें सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। अगर आप लोगों को घर में सुख शांति चाहिए, तो
तो अब से मुझे भी बराबरी का आमरस देना होगा, वरना इस घर की शांति को कैसे भंग करना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। ठीक है बहू, आगे से ऐसा हम नहीं करेंगे। हाँ बहू, हमें माफ कर दो। सॉरी शगुन, तुम्हारे साथ मुझे ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुझसे गलती हो गई। अभी के लिए तो मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने आगे से ऐसा बर्ताव फिर से किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, अब से मैं आप तीनों से भी ज्यादा आमरस खाऊंगी, एक एक्स्ट्रा की कटोरी भर के, और मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। समझ गए आप लोग? ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह से अंत में बहू सबको लाइन पर लाती है और उस दिन के बाद से सब बराबरी से आमरस खाते हैं, लेकिन बहू मात्र एक कटोरी एक्स्ट्रा आमरस खाती है। मेनका और यशराज दोनों घर में अकेले ही रहते हैं और उनका बेटा प्रणव जॉब के चलते अपनी बीवी रूबी के साथ दूसरे शहर में रहता है। मेनका को सिगरेट पीने की आदत होती है और उसका पति यशराज ही उसे सिगरेट के पैकेट्स ला कर देता है। ये लो मेनका, तुम्हारा दूसरा प्यार, मतलब तुम्हारी सिगरेट। ओए होए होए, क्या बात है। थैंक यू यशराज जी, मेरे सिगरेट्स तक खत्म हो गए थे, जिस कारण मैं बहुत दुखी हो गई थी। अब जाकर मेरी सांस में सांस आई है। लाओ लाओ, अब जल्दी से लाइटर दो मुझे। हाँ मेनका, ये लो। वाह, ओ मेरे सिगरेट, तेरे बिना जिंदगी एकदम फीकी सी है रे। आई लव यू मेरी जान। यशराज और मेनका दोनों भी बुढ़ापे में जवानों की तरह सिगरेट फूंककर रोजाना एंजॉय करते हैं और लाइफ के मजे लेते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से प्रणव का कॉल आता है और वो उन दोनों को एक ऐसी खबर देता है जिससे मेनका का मूड ऑफ हो जाता है। क्या? ये तू क्या बोल रहा है प्रणव? तू और बहू दोनों अगले हफ्ते से यहाँ रहने आ रहे हो? लेकिन क्यों बेटा? अरे पापा, मुझे मेरी कंपनी वालों ने फिर से हमारे शहर वाले ब्रांच में शिफ्ट कर दिया है, इसीलिए मैं वापस आ रहा हूँ और वहीं पर आकर काम करूँगा। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है बेटा, आ जाओ तुम दोनों, मैं और मेनका तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी पापा, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हम फिर से एक साथ रहने वाले हैं। रूबी भी बहुत खुश है। रूबी और प्रणव के आने की खबर सुनकर मेनका अपना सर पकड़ लेती है। अरे नहीं, अब तो मेरे वांदे हो जाएंगे। प्रणव और रूबी की गैर मौजूदगी में हम दोनों आराम से घर को खुले मैदान समझकर सिगरेट फूंकते थे, लेकिन अभी जब वो दोनों आ रहे हैं तब हम दोनों फूंकने के लिए कहाँ पर जाएंगे? देखो मेनका, मैं तो सिगरेट के बगैर रह भी लूंगा और थोड़ा सा दुख सह भी लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि तुम सिगरेट तो ऐसे पीती हो जैसे पानी पी रही हो। नहीं यशराज जी, मुझे और मेरे सिगरेट को एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता, घर में नहीं तो बाहर ही सही। लेकिन मैं अपनी खुशी को दांव पर नहीं लगाऊंगी और अपने नशे को जारी रखूंगी, क्योंकि सिगरेट है तो ही जिंदगी है बॉस। फिर कुछ ही दिनों में प्रणव और रूबी दोनों मेनका और यशराज के साथ रहने आते हैं और तभी मेनका बाहर जाकर सिगरेट फूंकने लगती है। एक दिन, माँ जी, ये लीजिए, आपके फेवरेट नूडल्स बनाए हैं आज, आपको ये बहुत पसंद है ना? अरे वाह, चलो अच्छा हुआ बहू जो तू आ गई। तेरे आने से मेरी ड्यूटी अब छूट गई है, वरना तेरे पापा जी तो गंदगी फैलाकर मेरे दिमाग की दही कर देते हैं। हाँ, कुछ भी,
अरे तुम ही गंदगी फैलाती रहती हो और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। अरे माँ, ये आपके होठों पर कालापन कैसे आया है? पहले तो ऐसे नहीं थे। इतने महीनों में आप में काफी बदलाव आया है। हाँ माँ जी, आपकी आंखें भी बहुत खराब सी लग रही है। और तो और, आप कितनी पतली भी हो चुकी हो। आप ठीक से खाना नहीं खाती क्या? अब तुझे मैं क्या बताऊं बहू। तेरी सिगरेट पीने वाली सास ने अपने हाथों से ही अपना ये हाल करके लिया है। अरे नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी सेहत पर ठीक से ही ध्यान दे रही हूँ। और ये होठ, वो तो आज मैंने गोला खाया था ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अब आपकी बहू आ गई है और अब मैं आपको अच्छे से खिला पिला कर फिर से चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बना दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू। फिर एक दिन रूबी और प्रणव दोनों भी यशराज के कहने पर मंदिर चले जाते हैं। और तभी मेनका आराम से घर बैठे बैठे सिगरेट फूकने लगती है। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। बाहर छुप छुप कर सिगरेट फूकने से परेशान हो गई थी मैं। शुक्रिया यशराज जी, प्रणव और बहू को मंदिर भेजने के लिए, ताकि मैं आराम से घर में बैठकर सिगरेट फूक सकूं। हाँ मेनका, लेकिन अब बस भी करो। और कितना सिगरेट फूकोगी? और खिड़की खोलो जल्दी से। ये सिगरेट का धुआं बाहर निकालना होगा। और एयर फ्रेशनर, वो कहाँ पर है? अरे यही कहीं पर होगा, ढूंढ लीजिए ना। तब तक मैं और मेरी तन्हाई, हम दोनों को अपना सुकून भरा पल जीने दीजिए। अरे तुम और तुम्हारी ये नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। तुम ना सच्ची में मरवाओगी एक दिन। फिर यशराज रूम में से सिगरेट का धुआं भगाने के लिए एयर फ्रेशनर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो मिलता ही नहीं। और उतने में घर की बेल बजती है और उसे ना चाहते हुए भी अपने घर का दरवाजा खोलना पड़ता है। तभी प्रणव और रूबी को घर में सिगरेट की बदबू आती है। अरे ये क्या पापा, आप इस उम्र में सिगरेट पी रहे हो और वो भी घर में खुलेआम? क्या पापा? अरे नालायक लड़के, तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपने पापा से कोई इस तरह बात करता है क्या? मैंने कोई सिगरेट विगरेट नहीं पी है। लेकिन पापा, फिर घर में इतनी सिगरेट की बदबू कैसे आ रही है? अरे मुझे कैसे पता होगा? पड़ोस से बुआ आ रही होगी, फूक रहा होगा कोई नशेड़ी। और वैसे भी गली मोहल्ले में सारे ऐसे ही लोग भरे हुए हैं। हाँ प्रणव बेटा, तुम्हारे पापा ये सारे सस्ते नशे नहीं कर सकते। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। ठीक है माँ, एंड आई एम सॉरी पापा। मैंने आपसे इस तरह से बात की। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। देख बेटा, आइंदा से सोच समझ कर बात करना मेरे साथ। मैं कोई एरा गैरा नट्टू कैरा नहीं हूँ। तेरा बाप हूँ बाप। फिर ऐसे ही एक दिन जब रूबी घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे मेनका और यशराज के कमरे में एक सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ दिखता है और वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। ये देखिए, ये है वो पैकेट जो मुझे सफाई करते समय मिला। पापा जी, सच सच बताइए, आप सिगरेट पीते हो ना? नहीं रूबी बहू, ये मेरा पैकेट नहीं है और ना ही मैं कोई सिगरेट पीता हूँ। अरे एक ही बात मैं तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं। लेकिन पापा, परसों भी घर में से सिगरेट की बदबू आ रही थी और आज ये पैकेट मिला है। ये सब क्या है फिर? बताइए यशराज जी, ये पैकेट किसका है? आखिर क्या छुपा रहे हो आप? सच सच बताओ, वरना मैं आपको छोड़कर कहीं चली जाऊंगी।
अरे मेनका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये पैकेट शायद मेरे दोस्त का होगा। वही सिगरेट पीता है और उस दिन उसने मुझे रखने के लिए दिया था ये पैकेट। हाँ, अब जाकर मेरे दिमाग की बत्ती जली। लेकिन मेरा यकीन करो मेनका, मैं कोई सिगरेट नहीं पीता। प्लीज मेरा विश्वास करो। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर आप इतना कह रहे हो तो हम कर लेते हैं आप पर विश्वास, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। हाँ पापा, हमें आप पर पूरा विश्वास है। लेकिन अगली बार से ऐसे किसी दोस्त का कोई भी सामान अपने पास मत रखिए। हाँ बेटा, समझ गया मैं। अब ज्यादा भाषण मत दो तुम लोग। इस हादसे के बाद से यशराज और मेनका थोड़ा सा सहम जाते हैं। अरे मेनका, तुम्हारा सिगरेट पीना सच में एक दिन ले डूबेगा हम दोनों को। अरे तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि पैकेट्स को बाहर फेंक दिया करो, लेकिन नहीं। तुम सिगरेट के नशे में इतनी पागल हो जाती हो कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो अब मैं क्या करूं यशराज जी? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ छुपा कर ही करूं, लेकिन ये कमबख्त दिल है कि मानता ही नहीं। इसीलिए मैं हमारे कमरे के बाथरूम में जाकर कभी कभार चुपके से सिगरेट फूंक लेती हूँ। अरे मेरी माँ, जरा बच के करो सारे कांड। अब हम अकेले नहीं रहते घर में। हमारे घर पर हमारा बेटा और बहू भी रहता है। अब घर में आ रही रोज की बदबू के कारण रूबी और प्रणव को यशराज और मेनका पर हल्का हल्का शक होने लगता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रूबी। जब कुछ महीनों पहले हम यहाँ से गए थे, तभी माँ पापा कितने अलग थे, और आज देखो वो कितने अलग लग रहे हैं। हाँ प्रणव, हरकतों से लेकर सेहत तक हर तरह से सब कुछ बदल चुका है दोनों का। और मानो या ना मानो, लेकिन मुझे तो पापा जी पर पूरा डाउट हो रहा है कि इस घर में वही सिगरेट पीते हैं, और अब तो 2 बार उनकी चोरी भी पकड़ी गई है। हाँ रूबी, मुझे भी यही लग रहा है। अब हम अगर उन्हें कुछ बोलने जाए तो वो तुरंत भड़क जाते हैं। इसीलिए कल मैंने कुछ ज्यादा बोला ही नहीं। फिर ऐसे ही एक रात मेनका को नींद ही नहीं आती और उसे सिगरेट पीने का मन करता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिड़चिड़ हो रही है और सर भी भारी हो चुका है मेरा। और अगर अभी मैंने सुट्टा नहीं मारा तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। एक काम करती हूँ, हमारे घर के आंगन में जाकर सिगरेट पीती हूँ। अब तक तो बहू और प्रणव भी सो गए होंगे और आसपास के मोहल्ले वाले भी। इस वक्त मुझे कोई देख नहीं पाएगा। यही सही टाइम है। फिर अंधेरे की आड़ में मेनका अपने घर के आंगन में जाकर सिगरेट फूंकने लगती है। लेकिन उस रात रूबी जाग रही होती है और वो अपनी सास को सिगरेट पीते हुए देख लेती है, और वो नजारा देखकर वो फौरन प्रणव को भी उठाती है। और तब तक तो यशराज जी भी जागकर मेनका को ढूंढते हुए नीचे आ जाते हैं। माँ जी, इसका मतलब आप सिगरेट पीती हो? माँ, ये सब क्या है? इस उम्र में आपको ये सब शोभा देता है क्या? मेनका, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? देखिए यशराज जी, अब हमारा भांडा फूट चुका है, तो हमें ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहू, हाँ प्रणव बेटा, मैं सिगरेट पीती हूँ और वह तुम्हारे पापा ही मुझे ला कर देते हैं। क्या? पापा, आप भी इसमें शामिल हो? हाँ प्रणव बेटा, मैं तो बस थोड़ा बहुत कभी कभार पी लिया करता था, लेकिन तुम दोनों के जाने के बाद तुम्हारी माँ को भी सिगरेट पीने का मन करने लगा, और अब तो वो रोजाना ही सिगरेट पीने लगी है। क्या? माँ जी, आप इतनी तेज तर्रार निकलोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ पापा, आप दोनों ने जो भी किया है
बहुत गलत किया है। प्रणव बेटा, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, लेकिन तू भी सोच, जीवन भर तो मैं बस जिम्मेदारियों में ही फंसी रही। अब कहीं जाकर बुढ़ापे में आजाद हुई हूँ, तो फिर मुझे अपने जीवन के मजे लेने दे बेटा। अब कितनी जिंदगी बची है मेरी, मुझसे मेरी ये खुशी मत छीनो, प्लीज बेटा। देखिए माँ जी, अगर आपको सिगरेट पीना है तो आप उसे हफ्ते में 1 या 2 बार पीजिए ना। ऐसे रोज रोज नशे मत कीजिए। हाँ माँ, रूबी बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम दोनों भी आपकी खुशियों की कदर करते हैं, लेकिन इतना सिगरेट का सेवन करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है माँ। इसीलिए इसे कम से कम पीजिए। आपकी उम्र के हिसाब से ये सब करना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है प्रणव बेटा और रूबी बहू, मैं तुम दोनों की भी बात समझ चुकी हूँ। और हाँ, मेरी खुशियों की इज्जत करने के लिए धन्यवाद बेटा। और जैसे कि तुमने कहा, अब से मैं कम से कम सेवन करूंगी सिगरेट का, और इसकी लत छुड़वाने की भी कोशिश करूंगी। और ये बात मुझे पता है कि कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। ये हुई ना बात माँ। और हाँ पापा, ये बात आप पर भी लागू होती है। समझ गए ना आप? हाँ बेटा, समझ गया मैं। इस तरह यशराज और मेनका अब सिगरेट पीना कम कर देते हैं, और इससे उनकी सेहत भी बनी रहती है और उनकी मौज मस्ती में भी कोई बाधा नहीं आती।